अमेरिकी बाजारों से मिले जुले संकेत, नैस्डैक बढ़त के साथ बंद मगर डाउ में हल्की गिरावट। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार और एसजीएक्स निफ्टी है 0.4% नीचे। डॉलर के मजबूती से सोने में 0.5% की गिरावट। क्रूड पर भी दबाव, भाव $45 प्रति बैरल के नीचे पहुंचा। कल थायरोकेयर की शानदार लिस्टिंग के बाद आज उज्जीवन फाइनेंशियल से भी अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद। इश्यू हुआ था 40 गुना सब्सक्राइब। कर्ज कम करने के लिए जीएमआर इंफ्रा ने 30% हिस्सेदारी मलेशियन कंपनी को बेची, जुटाए 2000 करोड़ रुपए। जेपी ग्रुप के लिए बड़ा झटका। नोएडा के कैलिप्सो कोर्ट प्रोजेक्ट में देरी के लिए खरीदारों को देना होगा 12% का सालाना जुर्माना, कंज्यूमर कोर्ट ने दिया आदेश। टाटा स्टील यूके की 60% पेंशन का जिम्मा उठाने को तैयार ब्रिटिश सरकार। कंपनी ने कहा 7 खरीदारों से चल रही है बातचीत। और उत्तराखंड के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं। आज होने वाले शक्ति परीक्षण में नहीं दे पाएंगे वोट। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले और थोड़ी सी सुस्ती और कमजोरी के संकेत। बड़ा सवाल ये कि कल की शानदार तेजी के बाद क्या आज 7,900 के पार निकलेगा निफ्टी या फिर 7,800 के नीचे पहुंचेगा। ऐसे में कैसे करें ट्रेड और कौन से लेवल्स अहम है, किन शेयरों पर रखें नजर। हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले, और थोड़ी देर में क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के एमडी आशीष कुकरेजा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिला। मिक्स सा कारोबार देखने को मिला। अगर आप एक चीज ड्रॉ करना चाहें इन मार्केट से तो यही है कि कमोडिटीज में पिटाई हुई है, कच्चे तेल में पिटाई, सोने में दबाव देखने को मिला है, मेटल माइनिंग शेयरों में दबाव देखने को मिला है। इंडाइसेस बिल्कुल मिक्स से क्लोज हुए हैं। जनवरी की शुरुआत से हेमंत जो ब्राजील का इंडेक्स है बोवेस्पा, वो लगभग 50 से 60% बढ़ा है। लेकिन पिछले 7, 8, 10 दिन में आप देखें तो 10% की गिरावट आई। ये पूरा बाजार कमोडिटी का बाजार है। तो कमोडिटी के बाजार जो अच्छी तेजी दिखा चुके हैं, कमोडिटीज में जो अच्छी तेजी हो चुकी है, अब कहीं कहीं वहां पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि चीन के डेटा कमजोर थे। अब मेरी नजर एक ही चीज पर है कि चीन का जो युआन डॉलर के सामने 6.51 कल था, आज 6.52 है। अगर ये 6.55 के आसपास इस हफ्ते पहुंच जाए तो आपको चिंता करनी चाहिए। इसे एक डिवैल्यूएशन के तौर पर बाजार देखेगा। बिल्कुल। तो इस वक्त आगे के लिए ग्लोबल मार्केट्स की चाल भारतीय बाजारों के लिए बेहद अहमियत रखेगी, और ग्लोबल मार्केट्स के लिए अमेरिका इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से चीन इंपॉर्टेंट बनेगा। तो अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन चीन के काफी अहम होंगे। और हमने देखा था पहले जापान ने अपने करेंसी को डिवैल्यू किया था, घटाया था, उसके बाद चाइना ने किया था। तो देखा होगा चाइना के बाद इस बार जापान क्या करता है। तो ये एक चिंता की बात हो सकती है। जो आपने बोवेस्पा की बात की है ना, हमने देखा कि कुछ रेटिंग एजेंसीज ने दरअसल ब्राजील को डाउनग्रेड किया था, उसी का असर देखने को मिल रहा है पिछले 3 दिन से। बिल्कुल। और उस लिहाज से अगर चाइना अपनी करेंसी कमजोर करता है तो फिर सब जगह आगे उसका असर देखने को पड़ेगा, और उसके लिहाज से फिर आपको सावधानी आगे रखनी चाहिए। लेकिन फिलहाल तो आज के दिन अनिल कैसे ट्रेड करें, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि कल एक इतनी शानदार तेजी हो चुकी है और एसजीएक्स निफ्टी करीब 30 अंक नीचे दिखा रहा है। अगर थोड़ी नरमी के साथ बाजार खुलता है तो क्या तेजी करनी चाहिए या वेट एंड वॉच की अप्रोच रखें शुरू? खरीदना चाहिए। थोड़ा और इंतजार कर ले, एकदम 30 पॉइंट नीचे खुलते ही ना खरीदे, थोड़ा और इंतजार कर ले। मुझे लगता है 7,800 के जितना नजदीक खरीदेंगे हेमंत उतना अच्छा रहेगा। ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ मिलेंगे, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। कल की तरह वन साइड मूव नहीं मिलेगा कि आप आराम से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें आपको सावधानी के संकेत भी दे रही है, जो जैसे जैसे हम आगे एनालिसिस करेंगे मैं बताऊंगा। लेकिन एक चीज साफ ध्यान में रख लीजिए, और वो ये कि 7,900 से 8,000 ये वो रेंज है जिसे पार करना बाजार के लिए आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पार नहीं होगा, होगा कभी न कभी तो होगा, लेकिन आसान नहीं है। इसको पार करने के लिए अच्छे फ्लोज और अच्छे ग्लोबल मार्केट्स दोनों का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, और साथ ही नतीजे मूड खराब न करें। ये 3 कॉम्बिनेशन के बाद ही आप 8,000 के पार पहुंच सकते हैं। तो ये वो रेंज है जहां पर थोड़ा सावधान होना चाहिए। लेकिन जहां तक सिर्फ और सिर्फ आज के बाजार का सवाल है, कमजोर शुरुआत हो 7,800 के आसपास या उस लेवल को स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कीजिए। दूसरा ट्रेड ये बन सकता है कि अगर अच्छी उछाल हो जाए और आप बाजार को 7,900, 7,950 की रेंज में जाते देखें तो एक बढ़िया मौका 7,950 के आसपास आज या कल मिले, वहां पर शॉर्ट करने का भी बनता है। तब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 8,000 का होना चाहिए। बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत दिखा रहा है। कल भी हम ये कह रहे थे कि बैंक निफ्टी से रिकवरी आएगी, और आप देखिए 2.5% चढ़कर बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी में 16,600 के आसपास
कल की क्लोजिंग से लगभग 80-100 पॉइंट नीचे मिले, खरीदारी कीजिए। 16,400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, वहां पर स्टॉप लॉस लगाइए और 16,800 16,900 तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। अब इनमें अगर आपको ट्रेड करना मुश्किल है तो फिर आपके लिए एक बेहतर मौका है और वो है कैश मार्केट के स्टॉक्स का। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मुझे लगता है ज्यादा बेहतर मजबूती हो सकती है कल की तेजी के बाद, और चूंकि डोमेस्टिक फंड्स के आंकड़े मजबूत आए हैं तो वहां पर तेजी कीजिए। मजबूती के लिहाज से मुझे अब भी बैंक्स मजबूत दिख रहे हैं, एविएशन स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं। अगर कमजोरी के लिहाज से देखें तो थोड़ा सा मेटल, ऑयल एंड गैस और एफएमसीजी शेयरों पर दबाव रह सकता है, वहां सावधान रहें। ऑलराइट, चलिए तो ये सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। हमारे साथ अब वागले साहब जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं बहुत ही ज्यादा बुलिश हूं, लेकिन मैं एग्री करता हूं कि शायद आज के दिन में कल के बड़ी मूव के बाद आज या कल में कंसोलिडेशन हो सकता है, जो कि हमको बाय करना चाहिए। आप एक 8 से 10 दिन का व्यू लेके चलिए तो मुझे लगता है 8,000 के 8,200 300 का भी टारगेट आ सकता है। शायद ये एक्सपायरी में ना आए, लेकिन जून में तो आ ही सकता है। तो मेरा व्यू 8,300 थोड़ा सा बोल्ड कॉल में ले रहा हूं और मुझे लगता है ये टाइम निफ्टी क्रॉस कर देगा। मुझे पता नहीं क्या रीजंस है, और ऑन द डाउन साइड मुझे नहीं लगता है 7,800 ब्रेक करेगा। तो उसके आसपास कुछ अगर आपको लेने को मिलता है ये एक या दो दिन के कंसोलिडेशन में, तो एक 7780 का स्टॉप लॉस रखे 3 या 4 दिन में 8,000 का टारगेट मैं दे रहा हूं। ओके, चलिए तो यहाँ से ध्यान तेजी का ही रखिए, लेकिन हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करें। जाहिर सी बात है कल की दमदार एक तरफा तेजी के बाद, लेकिन एफआईआईएस ने देखिए खरीदारी करी है, डीआईएस ने खरीदारी करी है, छोटी ही सही लेकिन 225 करोड़ रुपए की एफआईआईएस की तरफ से कैश मार्केट में कमिटमेंट आना और डीआईएस में करीब 350 करोड़ रुपए का कमिटमेंट आना, अच्छे आंकड़े होते जा रहे हैं। कोई डाउट नहीं हेमंत, और सबसे बढ़िया बात यह कि अब दोनों तरह के फंड्स अगर बिकवाली नहीं कर रहे हैं तो फिर ट्रेडर्स बेचकर कितना बेच लेंगे, अल्टीमेटली उन्हें फिर शॉर्ट कवर करना होगा। हाँ, वायदा कारोबार के आंकड़े थोड़े से मिले जुले हैं, क्योंकि 700 करोड़ के आसपास की उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी की है और 850 करोड़ के आसपास की स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली की है। तो वायदा कारोबार के आंकड़ों में आप कमोबेश कह सकते हैं कि दोनों तरफ बराबरी का मामला है, लेकिन सबसे अहमियत रखने वाला आंकड़ा जो वायदा कारोबार में है वो है 2,056 करोड़ की ऑप्शंस की खरीदारी का, और ये आंकड़ा काफी अहमियत रखता है। और इस लिहाज से कि आप देखिए एफआईआईएस ने अब बजाय इंडेक्स फ्यूचर्स बेचने के, वो इंडेक्स फ्यूचर्स में तो कर रहे हैं खरीदारी, कल ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, यानी कि तेजी की पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन हेजिंग करने के लिहाज से पुट ऑप्शन खरीदकर अपने आप को हेज कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है कि वो बाजार पर कम नेगेटिव हो गए हैं और अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए बजाय सीधे इंडेक्स फ्यूचर्स बेचने के पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं। तो ये आंकड़े भी पॉजिटिव साइड पर इशारा कर रहे हैं, और इन आंकड़ों के दम पर आपको जो एक संकेत लेना वो ये कि पहली बात, जब डोमेस्टिक फंड्स कैश मार्केट में लगातार खरीदारी कर रहे हैं आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी का मौका बनेगा। दूसरी बात, जब एफआईआईएस कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स सेलेक्टिवली खरीद रहे हैं, तो फिर आपको निचले स्तरों से खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। तो इसलिए आज से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत अब तक है नहीं, और अगर ग्लोबल मार्केट्स आज जिस तरह का माहौल दिखा रहे हैं शुरुआती कारोबार में, उतनी कमजोरी को हम आसानी से पचा सकते हैं। चलिए तो घबराने की जरूरत नहीं है, एफआईआई का डेटा अच्छा है। अनिल से पूछेंगे कि पुट कॉल रेशियो जो है एफएनओ में वो किस तरफ पहुंच गया है और क्या वहां से कॉशियस रहने की बात है। लेकिन जिस तरह से हमारे दोनों ही एक्सपर्ट, देखिए अनिल भी कह रहे हैं और संदीप भी कह रहे हैं ध्यान तेजी का ही होना चाहिए, कंसोलिडेशन होगा लेकिन मिड कैप्स में तेजी देखने को मिलेगी। कौन से मिड कैप्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आज आपके लिए चुने हैं? संदीप बताइए, आपका टॉप पिक क्या फिर कोई मिड कैप है वहां पर तेजी करनी चाहिए? हेमंत, एक्चुअली मेरा टॉप पिक एक्सिस बैंक है जिसमें मैं बाय करने की सलाह दूंगा, लेकिन आप अगर मिड कैप की बात कर रहे हो, जेट एयरवेज मेरे हिसाब से कल दोपहर को हमने बात की थी, अच्छा पैटर्न लग रहा है, 5-7% का क्लियर मूव 2 या 3 दिन में आना चाहिए, तो वो अगर मिड कैप में काउंट होता है तो मैं जेट एयरवेज की सलाह दूंगा। लेकिन मेरा टॉप पिक आज के लिए होगा एक्सिस बैंक, जिसको हम 468 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं, और मेरा टारगेट होगा 507 की, 2 या 3 दिन में आ सकता है। ओके, तो एक्सिस बैंक पर ध्यान रखिए, तेजी का ये टॉप पिक है। और अगर मिड कैप्स में देखना है तो जेट एयरवेज, वैसे भी हमने देखा कल के दिन भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखिए कच्चा तेल तेजी से नीचे आया, जो कि पॉजिटिव माना जाएगा एविएशन कंपनियों के लिए। लेकिन एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, ये डेटा क्या बता रहा है? और एक ही दिन में पुट कॉल रेशियो में काफी इजाफा देखने को मिला। हेमंत, सरप्राइजिंग है, 9 बेसिस पॉइंट की बढ़त पुट कॉल रेशियो में, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग, और यही थोड़ी सी दिक्कत की बात है कि कमजोर शॉर्ट्स निकल गए हैं बाजार से। अगर पुट कॉल रेशियो 0.8 के नीचे हो तो
कम से कम मंदी करने वालों को डर रहता है। यहाँ मंदी करने वालों का अब डर शायद कम हो और वो ऊपर के लेवल पर फिर से मौके ढूंढे। तो थोड़ा सा जो कल हम कह रहे थे कि आप इन लेवल पर तेजी करें ना करें, मंदी मत कीजिए, बिल्कुल। तो वो फैसला शायद सही रहा होगा। दूसरी बात यह कि कल की तेजी में ज्यादा हाथ शॉर्ट कवरिंग का है। वो कैसे? आप देखिए, बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं, निफ्टी में सिर्फ 6 लाख शेयर नए जुड़े हैं, जो कि काफी कम है जिस तरह की तेजी बनती हुई दिखी है। और साथ ही प्रीमियम को देखिए 27 पॉइंट से बढ़कर 38 पॉइंट के आसपास आई है। इसका मतलब ये कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स बैकफुट पर गए और उन्होंने अपनी पोजीशन को काटा है कल के बाजार में जिस तरह का उछाल आया है। अब लेवल्स क्या अहम है वायदा कारोबार के लिए? आज से 3 लेवल्स अहम है। 7,700 जो हम लगातार कल भी कह रहे थे कि जब तक आप 7,700 के नीचे बंद ना हो घबराइए नहीं, और 7,800 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो क्या कहना। तो आपको 7,800 के ऊपर की कल क्लोजिंग मिल गई, तो पहला लेवल अब आपके लिए नीचे की तरफ 7,700 सीरीज के लिए अहम हो गया। ऊपर की तरफ 8,000 पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो 8,000 के पार जाना होगा मुश्किल। ये आपकी थोड़ी लंबी रेंज हो गई। इमीडिएटली आज के लिए जो सबसे अहम लेवल है वो है 7,800 का, और जब तक 7,800 के ऊपर आप बने हुए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। भले निफ्टी यहां से 50-60 पॉइंट गिर भी जाए तब भी डरने वाली बात नहीं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं, कल आप देखिए पुट में 19 लाख शेयर 7,800 पर जुड़े हैं और कॉल्स में लगभग 7 लाख शेयर कम हुए हैं, यानी कि लगभग 27-28 लाख शेयरों का बदलाव एक ही स्ट्राइक प्राइस पर होना। इसका मतलब साफ है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने यह मान लिया कि 7,800 के नीचे नहीं जाएंगे, और मंदी करने वाले ट्रेडर्स भी ये मानकर चल रहे हैं कि 7,800 के ऊपर ही बाजार बना रहेगा। तो ये लेवल साइकोलॉजिकली अब सबसे अहमियत वाला लेवल हो गया, और जब तक आप इसके ऊपर हैं तब तक कंफर्टेबल रहें। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 16,800 17,000 वो रेंज है बैंक निफ्टी की, जहां पर बैंक निफ्टी भी जाकर अटकेगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि आप 8,000 के जितना नजदीक निफ्टी को जाते हुए देखेंगे और वहां पर बिकवाली का दबाव आएगा। तो निफ्टी पर बड़ा लेवल 8,000 है, बैंक निफ्टी पर 17,000 है, और अदरवाइज बैंक निफ्टी के लिए 16,500 16,400 वही स्ट्रॉन्ग मजबूती वाला लेवल है जो निफ्टी के लिए 7,800 है। तो वायदा कारोबार से मिले जुले संकेत हैं, लेकिन रुझान पॉजिटिव साइड पर जाता है। इसलिए ध्यान तेजी का ही रखिए। मोटा मोटी आज का दिन कंसोलिडेशन के नाम हो सकता है, मिड कैप्स आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ये राय निकल कर आई है। लेकिन हमारे 5 एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं निफ्टी को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, आइए देख लेते हैं। हिमांशु शर्मा की राय क्या है, ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज के तेजी की राय है उनकी, और वो कह रहे हैं कि आज के दिन आपको 7,910 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 7785 का स्टॉप लॉस रखकर लॉन्ग पोजिशंस बनाएं। वैशाली पारिक भी खरीदना चाहती है निफ्टी को 7,820 के स्टॉप लॉस के साथ, 7,900 उनका भी लक्ष्य है। और नीरव अखारिया भी तेजी की राय दे रहे हैं, 7,910 का टारगेट, 7890 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, लेकिन अगले एक्सपर्ट हमारे हैं और वो दे रहे हैं राय साफ तौर पर खरीदारी की। कृणाल दायमा 7,940 उनका लक्ष्य बन रहा है और 7,810 के आसपास वो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। आज कंसेंसस बन गया। आशुतोष शर्मा भी कह रहे हैं कि खरीदारी ही करनी चाहिए, कि 7,940 का टारगेट है, 7830 का स्टॉप लॉस। तो पांचों के पांचों एक्सपर्ट और वो निफ्टी पर बुलिश। और जो रेंज निफ्टी की निकल कर आ रही है नीचे की तरफ, सपोर्ट 7,800 7,825 की रेंज में दिख रहा है, ऊपर की तरफ 7,900 7,950 की रेंज है, जहां पर आपको मुनाफा वसूली करने का एक मौका मिल सकता है। ये है राय हमारे पांचों एक्सपर्ट की निफ्टी पर इस वक्त ट्रेडिंग के लिहाज से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे लेकर आएंगे आपके लिए वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आज दिखने वाला है खबरों के दम पर भरपूर एक्शन। कौन से स्टॉक्स, क्या है खबरें और क्या होगा एक्शन, कैसे ट्रेड करें आप बताएंगे टॉप 5 इस ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि टॉप 5 स्टॉक्स आज कौन से हैं जहां खबरों के दम पर आज एक्शन देखने को भरपूर मिलेगा। और सबसे पहले बाजार का दिग्गज टाटा स्टील होना चाहिए आपके रडार पर, क्योंकि टाटा स्टील की जो यूरोप के और बाकी बचे हुए प्लांट बेचने की जो बातचीत चल रही है, इसमें 7 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है? सबसे बढ़िया बात है कि इनकी जो पेंशन की लायबिलिटी है, जिसको लेकर काफी चिंताएं बनी हुई है, अब वो चिंताएं थोड़ी कम होती दिख रही, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार लगभग 60% हिस्सा पेंशन की लायबिलिटी का जो है वो ले सकती है इन खबरों के दम पर। तो आज देखना इंटरेस्टिंग होगा, एक और जहां दुनिया भर में मेटल्स कमजोर है उसका दबाव टाटा स्टील पर पड़ता है, या फिर इस पॉजिटिव खबर से गिरावट बच पाती है।
और मैंगलोर केमिकल्स पर भी नजर रखिए। कुछ दिनों पहले इनके नतीजे कमजोर आए थे और अब देखिए यहां पर खबर आती हुई कि यूरिया का जो प्रोडक्शन है वो 7 मई यानी शनिवार से इन्होंने रोक दिया है क्योंकि इनको पानी की किल्लत हो रही है। और हमने देखा था कुछ दिनों पहले कई और ऐसे सेक्टर्स थे, एमआरपीएल ने अपना यूनिट को बंद किया था, पानी की दिक्कत वहां पर थी। इवन एनटीपीसी ने अपने कुछ पावर प्लांट्स को बंद किया था, थर्मल पावर प्लांट्स को, क्योंकि वहां पर पानी की दिक्कत थी। अनिल, और हमने ये भी देखा कि महाराष्ट्र की सरकार ने तो कुछ बियर कंपनियों के लिए पानी की रैशनलाइजेशन भी कर दिया। तो पानी की जो दिक्कत है वो कई कंपनियों को, सेक्टर्स को परेशान कर रही है। एल्स्टॉम इंडिया बेहद कमजोर नतीजे हर एक फ्रंट पर। आप देखिए आय में गिरावट हुई है 52% की, मुनाफा गिरा है 62%, इबिडा 58% गिरा है और मार्जिन 10% से घटकर 9% रह गए। तो हर एक फ्रंट पर कमजोर नतीजे एल्स्टॉम इंडिया के स्टॉक पर दबाव बनना स्वाभाविक है। दीपक नाइट्रेट के अच्छे नंबर्स आए हैं, करीब करीब 25% मुनाफे में इजाफा हुआ है, 7% आप देखिए इनकी इनकम बढ़ी है और मार्जिन भी कहें 0.25% की बढ़ोतरी वहां पर भी देखने को मिली है। 13% से ये बढ़कर 14.25% के आसपास पहुंच गए हैं। तो अच्छे नंबर्स के दम पर यहां पर आज तेजी देखने को मिल सकती है। श्रीकालाहस्ती पाइप्स, इस कंपनी ने बेहद शानदार नतीजे पेश किए। हालांकि आय में बढ़त महज 5% की, लेकिन मुनाफा देखिए क्या दमदार परफॉर्मेंस आई है, लगभग 55-56% मुनाफा बढ़कर आया है। इबिटा यहां पर 21-22% बढ़कर आया है और मार्जिन में भी बढ़त देखने को मिली है। 19% के आसपास जो मार्जिन थे वो 22% पहुंचे। तो जाहिर सी बात है कि इस स्टॉक पर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आज बाजार की तरफ से हो सकता है। टॉप 5 स्टॉक्स हैं, लेकिन अनिल एक स्टॉक जो आज बन जाएगा, शेयर लिस्ट हो जाएगा, उसके ऊपर नजर सबकी रहने वाली है और वो है उज्जीवन की। और वो स्टॉक आज फिर से स्टॉक ऑफ द डे रहने वाला है। 40 गुना अनिल सब्सक्राइब हुआ था। थायरोकेयर में भी हमने देखा कल अच्छी लिस्टिंग हुई और उसके बाद क्लोज भी ठीक ठाक कहा जाएगा। ये बताइए उज्जीवन से क्या एक्सपेक्टेड है? 55 रुपए का गेन मिल सकता है करीब? 210 रुपए की इश्यू प्राइस थी और मेरा अंदाजा ये है हेमंत की शायद 250 से 260 की रेंज में कहीं न कहीं ये स्टॉक लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 40 से 50 रुपए की मोटा मोटी आप ये मानकर चल सकते हैं कि इस रेंज में लिस्ट हो सकता है। लेकिन जिस तरह से कल थायरोकेयर अच्छा लिस्ट होकर नीचे की तरफ आया, मुझे नहीं लगता कि उज्जीवन में उस तरह की कोई बड़ी गिरावट होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस का सपोर्ट यहाँ पर काफी है। थायरोकेयर में इतनी अच्छी लिस्टिंग होने के बाद वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हो गए थे, लेकिन जो लोग कल जिन्हें थायरोकेयर में शेयर नहीं मिले, जो मिस कर गए अलॉटमेंट, 75 गुना चूंकि सब्सक्राइब हुआ था, उनके लिए मौका बन सकता है 600 के नीचे 550 से 600 वो रेंज होगी जहां थायरोकेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए, खरीदना चाहिए। जहां तक उज्जीवन का सवाल है, मुझे लगता है कि अगर आपको 50-60 रुपए का मुनाफा मिलता है लिस्टिंग पे तो प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं। और अगर लिस्टिंग के बाद थोड़ा नीचे आ जाए, उस स्टॉक को आप 6 महीने 12 महीने होल्ड भी करें तब भी कोई हर्ज नहीं। तो ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि जो आपको कोई बड़ा नुकसान दे देगा या लिस्टिंग के दिन ही टॉप बना देगा। लेकिन हाँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ 250-260 की रेंज में एक लिस्टिंग होनी चाहिए। चलिए, तो 40 से 50-55 रुपए तक की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। लिस्टिंग गेन्स अगर आप कमाना चाहें तो वहां पर कमा सकते हैं। और सीएनबीसी आवाज ने कल भी आपको कहा था कि देखिए मुनाफा खुलते ही वसूल लीजिए थायरोकेयर में और आपको अच्छा फायदा उस राय से हुआ भी जरूर होगा। लेकिन और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं खरीदारी की राय? काफी सारे शेयर हैं जो संदीप ने आज पिक्स के तौर पर दिए हैं। जेट एयरवेज और एक्सिस बैंक की तो हमने बात करी। ब्रेक के बाद बाकी के पिक्स भी उनसे जानेंगे और आशीष कुकरेजा हमारे दूसरे एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब, और अब कुछ ही देर में क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के एमडी आशीष कुकरेजा भी हमारे साथ जुड़ने वाले, जो देंगे हमें फंडामेंटल राय शेयरों पर। लेकिन कुल मिलाकर आज के सेशन में अगर आप देखें तो एशियाई बाजारों में थोड़ी कमजोरी का माहौल है, लेकिन निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी अब होती दिख रही है और इस रिकवरी की लीडरशिप आ रही है निक्की से। 1.5% का बड़ा उछाल जापान के बाजारों में आता हुआ दिख रहा है, इस पर नजर जरूर बनाकर रखिए। और हांगकांग की गिरावट सीमित है 75 अंकों की। शंघाई के बाजार एक बार आपके सामने ले आए, जिसकी वजह से दुनिया भर में डर है, लेकिन वो बाजार हरे निशान में थोड़ी देर पहले मैंने देखे थे, अब फिसलकर 1/4% नीचे। लेकिन हाँ, शंघाई के बाजारों के लिए आधा 1% का मूव बहुत छोटी बात है, तो घबराने की जरूरत नहीं। तो मिले जुले संकेत हैं, स्टेबल संकेत हैं और लगभग वैसा ही रुझान आपको अमेरिका में भी कल देर रात देखने को मिला था। चलिए अब फोकस करते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन रहने वाला है खबरों के दम पर। और सबसे पहले टाटा स्टील, जहां पर खबरें दो पॉजिटिव है। पहला तो एक, इनकी पेंशन लायबिलिटी 60% ब्रिटिश सरकार ले सकती है, जो प्लांट्स और अभी बिकने बाकी है। दूसरा ये कि यूरोप के कारोबार के लिए 7 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। एक और जहां ग्लोबल मार्केट्स में मेटल स्टॉक्स तेजी से पीटे हैं,
क्या टाटा स्टील इस ट्रेंड के विपरीत मजबूत हो पाएगा, ये जानने की कोशिश करते हैं वागले साहब से। वागले साहब, चार्ट पर क्या सिचुएशन है टाटा स्टील के लिए? थोड़ा सा हल्का सा चार्ट में करेक्टिव मूव दिखता है, लेकिन ये नहीं लगता है कि 320 तोड़ेगा। लगभग 328 का कल का क्लोज है और कल थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखने को मिला था, लेकिन मैं समझता हूँ 320 का स्ट्रांग सपोर्ट है जो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अगर इसको स्ट्रेंथ दिखानी है तो 335 के ऊपर ट्रेड होना जरूरी है। उसके बाद वो 355 360 तक जा सकता है। तो ब्रॉडली मैं 320 और 360 का रेंज डिफाइन करूंगा टाटा स्टील के लिए। और दूसरी मेटल्स और माइनिंग कंपनियों का चार्ट कैसे लग रहे हैं? देखिए अनिल, ये भी ऊपर खुला और उसके बाद डेज लो पर इसने समाप्ति दी। हिंडाल्को देखिए, वेदांता देखिए, ऊपर खुला, डेज लो पर समाप्ति दी। हिंडाल्को का चार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, गैप अप खुला, सस्टेन नहीं कर पाया। और आप देखिए कॉपर 2.5% नीचे ओवरनाइट, एल्यूमिनियम 2.5% नीचे, निकल 5% नीचे। मैं देख रहा था एंग्लो अमेरिकन 8% नीचे, डेनकोर 7% और आर्सेलरमित्तल 6% नीचे जाकर अब बंद हुए हैं। तो ग्लोबली माइनिंग और मेटल शेयरों में भी दबाव था, मेटल्स में भी दबाव था। ये बताइए बेस्ट शॉर्ट कैंडिडेट इस पूरे पैक में आपको कौन सा लगता है? मुझे लगता है संदीप जी वेदांता कहेंगे। जी अनिल जी, आपने मेरा माइंड परफेक्टली रीड किया, मैं वही कहने वाला था। लेकिन एक बात कहूं कि मुझे ऐसा क्लियर पैटर्न नहीं मिल रहा है जो कि वन वे क्रैक आएगा, 10-15% का डाउनसाइड होगा। हाँ, 3-4% का हल्का सा करेक्टिव मूव आ सकता है, और वो भी इंटरनेशनल क्यूज के संकेत पे। तो इतना मतलब मैं कीन नहीं हूं, क्योंकि मार्केट ट्रेंड क्लियरली मुझे लगता है कि वन वे ब्रेकआउट की तैयारी चल रही है। तो जो साइडवेज मूव होगा इसमें मेटल्स हल्के से निगेटिव रहेंगे, जिसमें हम शॉर्ट करने का मतलब नहीं, मैं तो तेजी की बात कर रहा हूं, तो वो व्यू लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट मेटल्स ऑन देयर ओन थोड़े से हल्के से करेक्टिव है। तो जो संदीप कह रहे हैं उनकी राय के मुताबिक आपको क्या करना चाहिए? संदीप, चूंकि बाजार पर बुलिश है, निफ्टी में वो 8000 और उसके ऊपर के लक्ष्य देख रहे हैं, तो अगर आपको हेजिंग करनी है तो फिर मेटल्स में शॉर्ट करके हेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब बाजार चलेगा तो शायद मेटल उतना ना चले, हो सकता है, लेकिन बाकी बाजार में तेजी है तो फिर मेटल में शॉर्ट करके शायद ज्यादा पैसा न बने। ये राय संदीप की आती हुई। इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायदा कारोबार में आज आपके लिए कहां मौके बनेंगे ट्रेडिंग के। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रणनीति और कौन सी है वो वायदा कारोबार की आज के लिए टॉप ट्रेडिंग पिक्स, ये भी बताएंगे आपको हम एक ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त संदीप वागले साहब, और अब फंडामेंटल राय देने के लिए क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के एमडी आशीष कुकरेजा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सिंधी सी आवाज पर। पहले तो बाजार पर आए ने कल बड़ी सरप्राइज रैली हुई, शायद आपको भी हुआ होगा सरप्राइज कि एक दिन में इतना तेजी से भाग गया। क्या यहां से भी और तेजी बन सकती है? और सबसे बड़ा सवाल लोग अब जो जानना समझना चाहते हैं, क्या 8000 के पार जाने की संभावना है, या फिर यही ट्रेडिंग रेंज है 200-300 पॉइंट की जिसमें हमें वक्त बिताना है? देखिए 8000 के पार जाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है इस समय। मई मंथ थोड़ा ऐसा ही रहता है, मतलब मई मंथ में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, हिस्टोरिकली ऐसा रहा है। और इस बार तो काफी ट्रिगर्स हैं हमारे सामने। वॉलेटिलिटी, ग्लोबल वॉलेटिलिटी को अब आप रूल आउट नहीं करेंगे। कल के जो आंकड़े आए हैं और आगे आने वाले समय में जो कल के नहीं, थोड़े दिन पहले जो आंकड़े आए और आने वाले समय में जो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है ग्लोबल मार्केट्स में, वो परेशान कर सकती है। अभी कुछ बड़े रिजल्ट्स बाकी हैं अनिल जी, पीएसक्यू बैंक्स अभी सारे नहीं आए हैं, तो आई थिंक क्लियरली 8000 के ऊपर जाने के लिए बहुत कुछ और होना बाकी है। मिड कैप्स जो पिछले कुछ समय से परेशान कर रहे थे, सिलेक्टिवली चले हैं, वो कोई बहुत ज्यादा उसमें भी रैली देखने को नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में इस समय रिडम्पशन का प्रेशर भी बढ़ सकता है कि काफी क्लोज एंडेड फंड्स जो मोदी जी जब आए थे उस समय बहुत अच्छा पैसा आया था डोमेस्टिक मार्केट में, अब उनके रिडम्पशन के दिन पास हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर मार्केट में बिकवाली का भी रहेगा। सो ये कहना कि 8000 के पार जाना बहुत आसान होगा वो मुश्किल है, लेकिन 8000 तक बाजार जा सकता है। चलिए 8000 तक जा सकता है, 8000 को लांघना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये बताइए आज के लिए आपका टॉप पिक क्या है आशीष जी? कौन सा स्टॉक है जिस पर आप सबसे ज्यादा बुलिश हैं? देखिए काफी इस समय जैसे रिजल्ट्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखें
तो कुछ टर्न अराउंड जैसा समझ में आ रहा है। तो हम अभी रीजनल बैंक्स को लेकर थोड़े ज्यादा पॉजिटिव हुए हैं। उसमें साउथ इंडियन बैंक हमें इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लगता है। अभी रत्नाकर बैंक के लिस्टिंग के जो पूरा न्यूज फ्लो है वो सामने आएगा। 2 टाइम बुक्स पे रत्नाकर बैंक ट्रेड करता है। और अगर आप साउथ इंडियन बैंक को देखें जिसकी फ्रेंचाइजी बहुत स्ट्रांग हो गई है, मैनेजमेंट चेंज हुई है और एसएमई में और रिटेल में बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट थोड़े टाइम में बहुत बड़ा रीजनल बैंक हो जाएगा। वो 0.6 बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से देखिए तो हमें साउथ इंडियन बैंक यहाँ पे 6 महीने से 1 साल में ऑलमोस्ट यहाँ से 40 से 50% तक की रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। चलिए, आपने बैंक्स की बात की और रत्नाकर बैंक की बात की जिसका इश्यू आने वाला है, लेकिन आज की लिस्टिंग पर अगर आपकी नजर है तो आशीष जी उस पर भी राय दे दीजिए। उज्जीवन की कैसी लिस्टिंग होगी और क्या करना चाहिए लिस्टिंग पर, और थायरोकेयर पर भी अगर आपने नजर बनाई है तो बताइए कल की लिस्टिंग के बाद क्या 600 रुपए के आसपास खरीदारी का मौका बनता है इस शेयर में? देखिए, सिनेरियो आईपीओ का काफी स्ट्रांग हो चला है, वो तो कोई डाउट नहीं है। उज्जीवन की भी लिस्टिंग अच्छी होगी, काफी स्ट्रांग सब्सक्रिप्शन जिस तरह का मॉडल है और जो ग्रोथ आने वाले समय में देख सकता है वो जिस तरह के एसेट्स हैं उनके पास वो काफी स्ट्रांग है, बुक बहुत अच्छी है। और तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्टर में जो मार्केट में अब वैल्यूएशन जो है ये जो नए आईपीओ हैं उनकी काफी अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू जो पुरानी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। तो कहीं ना कहीं आपको पोर्टफोलियो शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। जिन लोगों को स्टॉक नहीं मिला है वो डेफिनेटली आगे बढ़कर आज लेंगे। तो मैं अच्छी लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऑन लाइंस विद रीसेंट लिस्टिंग्स लाइक थायरोकेयर एंड इक्विटास। थायरोकेयर अब डेफिनेटली एक एज कंपेयर टू डॉक्टर लाल एंड आई थिंक ज्यादा स्ट्रांग फ्रेंचाइज है, ज्यादा स्ट्रांग मार्जिन है, मॉडल काफी स्ट्रांग है, जो उनके प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग है वो काफी सीमित है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इफ आई एम अलाउड टू से दैट। तो लेकिन इन जो कल का जो प्राइस पॉइंट आ गया है उस हिसाब से अगर आप अर्निंग्स के आने वाले 2 साल की अर्निंग्स को भी देखें तो काफी अब थोड़ा स्टॉक एक्सपेंसिव हो चला है। तो इन लेवल्स पे मैं नई खरीदारी तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अब यहां से अपसाइड तो कैप हो गया, इधर ही झूलेगा थोड़े टाइम तक। अब आने वाले कुछ क्वार्टर्स की अर्निंग्स देखनी पड़ेंगी और काफी कट थ्रोट इन्होंने बताया कि ये फंड्स को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। अगर वो सही बात है तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगर रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आती है तो ही कुछ अपसाइड है, यहां तो आप एक बार मुनाफा ले लीजिए। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा उज्जीवन पर, थायरोकेयर पर, प्राइमरी मार्केट पर। लेकिन अगर आप देखें तो आज जी एंटरटेनमेंट के नतीजे आने वाले हैं, निफ्टी की कंपनी, और कल हमने देखा यहां पर नतीजों से पहले काफी सारी लॉन्ग पोजीशंस बनी है। टॉप 3 निफ्टी गेनर्स में इसने अपना नाम कल दर्ज करवाया। 4.25% की मजबूती के साथ जी एंटरटेनमेंट का शेयर ने कल समाप्ति दी है। हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं जो बताएंगी क्या है एक्सपेक्टेशंस नतीजों से आज। पूजा बताइए। जी, अच्छे नंबर्स की उम्मीद है, लेकिन जो इनका स्पोर्ट कारोबार है वहां पर इस बार 15 करोड़ से 30 करोड़ के बीच में एबिटा लॉस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बाकी फैक्टर्स को देखें तो एड रेवेन्यू ग्रोथ में साल दर साल अच्छी 23% की ग्रोथ देखने की उम्मीद है। उसके अलावा एबिटा मार्जिन भी, क्योंकि लो बेस था, पिछले साल कंपनी ने एक नया चैनल लॉन्च किया था, उस पर काफी एक्सपेंसेस हुए थे, तो पिछली बार मार्जिन काफी कम थे। अगर साल दर साल उससे कंपेयर करें तो 520 बेसिस पॉइंट की बढ़त मार्जिन में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ अवार्ड फंक्शन से भी कंपनी के ऑपरेटिंग इनकम में बढ़त देखने को मिल सकती है। और बाकी रिलायंस कैपिटल के एक एफएम कारोबार को एक्वायर करने का मन बना रही है, तो उसको लेकर क्या घोषणा निकल कर आती है इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है जी एंटरटेनमेंट से। ओके, तो मजबूत रहेंगे जी एंटरटेनमेंट के नतीजे। 18% के आसपास मुनाफे में बढ़त देखना होगा। 420 पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, आगे क्या आज रुझान दिखता है। शुक्रिया पूजा। जी एंटरटेनमेंट पर ही एक राय ले ली जाए। यहाँ पर क्या नतीजों के पहले या बाद खरीदारी का मौका है? आशीष, क्या कहेंगे आप फंडामेंटली? देखिए, फंडामेंटली तो स्टॉक काफी स्ट्रांग है, लेकिन काफी प्राइस मूवमेंट भी काफी स्ट्रांग रही है। मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से आपने जो अभी एनालिसिस दिखाया है, अगर उन लाइंस पे भी नंबर आए तो स्टॉक में अपसाइड देखने को मिल सकता है। और इस बीच करियर पॉइंट्स के नतीजे फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आय में कमी हुई है, लगभग 20 करोड़ की आय दिख रही है, 25 करोड़ से घटकर 20 करोड़, और मुनाफे में भी 3.5 करोड़ से कम होकर ये 2.25 करोड़ रुपए के आसपास आता दिखाई। तो करियर पॉइंट के नतीजे थोड़े से कमजोरी की तरफ दिख रहे हैं। विस्तार से हम देखेंगे नतीजों को, लेकिन उससे पहले हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर
सुमित बगड़िया कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, जो हमें देंगे आज के सेशन के लिए वायदा कारोबार की रणनीति। सबसे पहले सुमित, शुरुआत की जाए निफ्टी के साथ ही, शॉर्ट या लॉन्ग? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, डेटा तो बहुत मिक्स संकेत भी दे रहे हैं और कल का जो मूव आया वो बहुत ही सडन और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आया है। उस मूव को देखते हुए तो ये लग रहा है कि फिलहाल एक बार शायद हो सकता है कि एक्सटेंडेड रैली 7,900-950 तक देखने को मिले। तो एग्जिस्टिंग जो लोगों ने अगर लॉन्ग किया है तो वो एक बार होल्ड करें, बट फ्रेश लॉन्ग आई थिंक एक बार 7,900-925 अगर मिलता है तो मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि एक बार फ्रेश लॉन्ग नहीं करें प्रेजेंट लेवल्स पे, क्योंकि मुझे ओवरऑल जो निफ्टी की रेंज दिखाई दे रही है वो 7,700 और 8,000 के बीच में दिखाई दे रही है और अभी ऊपरी लेवल्स के पास आने को निफ्टी है। तो आई थिंक सेलिंग प्रेशर हमको ऊपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 7,950 और 8,000 का स्तर इतना जल्दी ब्रेक करने को नहीं मिलेगा निफ्टी के ऊपर और यहां से वापस दबाव देखने को मिल सकता है। तो अगर सेकंड हाफ में अगर दबाव देखने को मिलता है और 7,820 के नीचे जाता है निफ्टी, तो फ्रेश सेल की सलाह रहेगी। 7,820 के नीचे ही सेल करना है और ओपनिंग में वेट करना है। 820 के नीचे अगर जाता है तो 7,890 का स्टॉप लॉस लगाना है और फिर हम नीचे में दोबारा 7,720 के लेवल देख सकते हैं। ओवरऑल 7,700 से 8,000 की रेंज है, इसके लिए उसके बीच में ही खेलने के लिए एक बार सही रहेगा। तो या तो ऊपर जाए तो बेचे 7,925-950 के आसपास, या फिर इंट्राडे में जब 7,820 के नीचे आता है तब बेचे। फिलहाल एक बार ओपनिंग में वेट एंड वॉच करें आधे घंटे के लिए। और बैंक निफ्टी पर क्या कॉल है? देखिए, बैंक निफ्टी भी ऐसे ही रेंज में मुझे समझ में आ रही है। बैंक निफ्टी ऊपर में 17,000 एक मेजर और बहुत बड़ा हर्डल है। 17,000 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा बैंक निफ्टी के अंदर, तब तक एक बार फ्रेश तेजी हायर लेवल्स पे नहीं करनी चाहिए। इंट्राडे में ओपनिंग में शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 16,750 16,800 के लेवल्स तक हमको बैंक निफ्टी एक बार देखने को मिल सकता है। स्पॉट के लेवल्स बता रहा हूं मैं, लेकिन इसके अंदर भी हमको ऐसा लगता है कि ऊपरी लेवल्स पे अगर दबाव देखने को मिलता है और सेकंड सेशन में अगर बैंक निफ्टी सेकंड हाफ में अगर बैंक निफ्टी गिरना स्टार्ट होती है तो 16,500 के नीचे सेल की पोजीशन बनाए। तो अगर जो सेल क्रिएट करना होगा तो सेल बिलो 16,500, स्टॉप लॉस 16,750 और नीचे में फिर टारगेट बनेगा 16,200। ये दोनों मेरे कॉल कंडीशनल कॉल है, तो लेवल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये कंडीशनल कॉल है, खुलते ही ना बेचे, इन लेवल्स के ऊपर नजर रखें और लेवल्स अगर टूटते नजर आए ऊपर या नीचे की तरफ, तभी आपको ट्रेडिंग कॉल लेना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। करियर पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे थे, वे भी नतीजे जिसके आए तो उस पर राय ले ली जाए। नतीजे थोड़े कमजोर दिख रहे हैं चार्ट्स पर। एक बार जरा वागले साहब आप नजर डालिए और बताइए कि किस तरह की लेवल्स अहमियत रखती हैं करियर पॉइंट के लिए, ऊपर और नीचे की तरफ क्या ट्रेड बनता है और अगर थोड़ा कमजोर हो तो क्या करना चाहिए? बहुत ही रेंज बाउंड सीमित दायरे में 115 अगर ब्रेक करता है तो ये स्टॉक 105 तक जा सकता है। ऊपर में मुझे नहीं लगता है 122-123 ब्रेक करेगा, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो मैं समझता हूं इसको इग्नोर ही करना चाहिए। करिए इस शेयर को। लेकिन टाटा मोटर्स देखिए, जिस तरह से जगुआर लैंड रोवर के जो रिटेल के बिक्री आंकड़े आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं। अप्रैल महीने के 11% का जबरदस्त इजाफा यहां पर देखने को मिला है और उसके बाद जो ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स आए हैं वो भी बेहतरीन ही दिख रहे हैं। क्रेडिट स्विस कह रहा है कि आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार है, 470 का लक्ष्य उन्होंने दिया है। मैक्वायरी कह रहा है कि आउट परफॉर्म का रेटिंग उन्होंने भी बरकरार रखा है और 500 रुपए का लक्ष्य उन्होंने दिया, यानी कि यहां से करीब 100 रुपए ऊपर का लक्ष्य है। और हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में जरूर थोड़ी गिरावट देखने को मिलती जब यूएस के बिक्री के आंकड़े आए थे। अब आशीष, क्या राय बन रही है? जो नंबर्स आ रहे हैं जेएलआर के रिटेल के, वो काफी अच्छे दिख रहे हैं। क्या टाटा मोटर्स डीवीआर में आज के दिन तेजी बन सकती है? जी, आई थिंक सो। ये नंबर्स तो काफी अच्छे हैं और इसका इम्पैक्ट आपको हाल फिलहाल तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बट जिस तरीके से अब कुछ सेगमेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस सेक्टर में, यूटिलिटी व्हीकल्स जो है वो सेगमेंट बहुत स्ट्रांग देखने को मिला है अभी। और जो पैसेंजर सेगमेंट है वो शायद अब थोड़ा और टाइम लेगा और उसके बाद रिकवरी दिखाएगा, आई थिंक टुवर्ड सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। सो दैट वे अगर आप देखें तो किसी भी डाउन साइड में मारुति एक अच्छा प्ले लग रहा है हमें, और हमें लगता है कि यहाँ पर नंबर्स और ग्रो होंगे और स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिलेगी। टाटा मोटर्स, मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर कोई अपसाइड आता है तो एक बार थोड़ा आपको मुनाफा वसूली करना चाहिए, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट में जो उनके कंसर्न्स हैं वो अभी भी बने हुए हैं। ओके, तो टाटा मोटर्स पर ये रहा है। लेकिन कल स्टॉक दिन के हाई पॉइंट पर 400 के पार जाकर बंद होने में कामयाब रहा। वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या मौका है खरीदारी का? तेजी और बन सकती है, बताएं सुमित।
देखिए अनिल जी, कल हमको एक मूव देखने को मिला है टाटा मोटर्स के अंदर, और ऑलरेडी अगर 3 दिन में देखें तो इसने जो एक लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई है 20 से 22 रुपए की। आई थिंक गिरावट पे खरीदारी करना सही रहेगा, एक बार वेट करें, क्योंकि 4 दिन पहले एक बड़ा फॉल आया था टाटा मोटर्स के अंदर, जिसके अंदर स्टॉक ने 405 से कंटिन्यूसली 380 तक का सिंगल डे में फॉल दिया था, और पिछले 3 दिन में अगर हम देखेंगे तो उस फॉल को भी रिकवर नहीं किया है पूरा। तो आई थिंक एक बार इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है अभी भी स्टॉक के अंदर। और अगर मैं डेटास भी देखूं तो 420 का ऊपर में और 410 में हाईएस्ट ओआई चेंज है कॉल के अंदर। तो जब तक ये लेवल्स ऊपर में ब्रेक नहीं होंगे तब तक एक बार फ्रेश तेजी देखने को नहीं मिलेगी, और एक बार यहां से शायद थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर स्टॉक दोबारा 375 380 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। आई थिंक एक बार फ्रेश बाइंग चढ़ते ही नहीं करनी चाहिए, अगर एक बार नीचे मिले तो ही फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। प्रेजेंट लेवल्स पे जब तक ये 420 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक एक बार तेजी का व्यू नहीं बन रहा है टाटा मोटर्स के ऊपर। 420 के ऊपर निकले तभी यहां पर खरीदारी करें, जल्दबाजी यहां पर खरीदारी करने में नहीं करनी चाहिए। बहरहाल नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद SimiBhowmic.com की सिमी भौमिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे उनकी रणनीति निफ्टी पर। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, आशीष कुकरेजा, सुमित बगड़िया और साथ ही संदीप वागले साहब भी। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिख रहा है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में आज एक अच्छी तेजी का रुझान बन सकता है, क्योंकि क्रूड कमजोर हुआ है, रुपया अभी भी मजबूत है, और इसी लिहाज से एक पिक जो मैं देख रहा हूं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए सुमित ने चुनी है, वो है IOC की। सुमित बताएं इसके बारे में। हाँ जी बिल्कुल अनिल जी, एकदम सही कहा आपने कि एक क्रूड में हमको एक गिरावट भी देखने को मिली है, और IOC आप देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूसली तेजी दिखा रहा है। IOC में हमको 407 410 के लेवल से तेजी दिखाई दे रही है, और 419 के लेवल के आसपास कल की क्लोजिंग है। अभी ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट लेवल से ये स्टॉक के अंदर और तेजी देखने को मिल सकती है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से 1-2 दिन के लिहाज से अगर किसी को ट्रेड करना हो IOC के अंदर तो 411 के स्टॉप लॉस से ट्रेड किया जा सकता है। इंट्राडे में अगर कोई 2-3 रुपए की गिरावट मिलती है तो वो अच्छे बाइंग लेवल्स होंगे IOC के अंदर। ऊपर में इमीडिएटली पहला पड़ाव बनेगा 430 के लेवल्स का, और एक बार अगर ये 430 के लेवल ब्रेक करता है तो 440 के लेवल्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं 3 से 4 दिनों के अंदर। फिलहाल बाय करके चलना चाहिए IOC के अंदर। ऑलराइट, तो यहाँ पर IOC में खरीदारी करिए। संदीप, आपने कहा था कुछ देर पहले जेट और एक्सिस बैंक में आप तेजी की राय रखते हैं, और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लगता है कि आज तेजी में मंदी करके पैसा बन सकता है इंट्राडे में? रिलायंस कैपिटल में मैं बाय रिकमेंड करूंगा, जिसमें कल पैटर्न काफी अच्छा बना है। शायद जी बताइए। रिलायंस कैपिटल में आप कह रहे हैं कि तेजी करनी चाहिए, कल नतीजे आए थे, अच्छी रैली देखने को मिली थी। शायद कुछ दिक्कत हो रही है, उनसे वापस बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुमित, IOC के अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं जहां बुलिश या बेरिश है आज? देखिए मेटल्स के अंदर जिंदल स्टील एक काउंटर है जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। कल हमको मोस्टली मेटल स्टॉक्स के अंदर दबाव भी देखने को मिला था, हिंडाल्को, वेदांता सभी के अंदर। JSW स्टील में भी ऊपरी लेवल्स पे एक दबाव देखने को मिल रहा है। अगर एक ट्रेड चूज करना हो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि जिंदल स्टील को यहाँ पे चूज किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी दबाव है, और बाकी स्टॉक्स ने जब पुलबैक लिया था तब इस स्टॉक ने पुलबैक भी नहीं लिया था बिल्कुल भी, और पिछले 7 दिन से कंटिन्यूसली ये फॉल दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये स्टॉक ज्यादा वीक है बाकी मेटल्स के अंदर। जिंदल स्टील पे अगर अभी ट्रेड करना है तो 65-66 के लेवल्स के आसपास एक सेल इनिशिएट किया जा सकता है। 70 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा इस ट्रेड के अंदर, और नीचे में अगर ये फॉल कंटिन्यू रहता है तो 57 से 55 के लेवल हमको आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक जिंदल स्टील यहाँ पे बेस्ट सेल रहेगा 65-66 लेवल्स के आसपास, 70 का स्टॉप लॉस और 57 का टारगेट। ओके, तो ये है राय इस वक्त JSPL के स्टॉक पर। आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 57 रुपए के लक्ष्य के लिए। लेकिन ऑप्शंस में अगर किसी को ट्रेड करना हो, सुमित तो बताइए कौन सा ऑप्शन चुना है आज आपने? देखिए केन इंडिया में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और गिरावट अभी शायद देखने को मिल सकती है। पिछले 4-5 दिनों में हमको एक गिरावट देखने को मिली है, थोड़ा फॉल ज्यादा आ गया, इसके लिए इसमें फ्यूचर्स में नहीं जाके हमने पुट लेने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे केन इंडिया में 140 का पुट खरीद सकते हैं, जो कि 4 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड करेगा। मार्केट जब खुलता है तभी, कल की क्लोजिंग भी शायद इसी के आसपास थी। नीचे में अगर इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो 2 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और हम इसको कैश लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 130 से 125 तक के लेवल्स हमको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। एक हफ्ते का व्यू रहेगा ये। तो अगर ये टारगेट्स आते हैं कैश लेवल्स में तो इस पुट 140 का जो पुट है वो जो 4.5 रुपए में खरीदेंगे, इसकी वैल्यू ऊपर में 9 से 12 रुपए होने के चांसेस है। तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा है, इसको प्रेजेंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं 2 रुपए के स्टॉप लॉस से। चल, तो 4.5 रुपए वाला पुट 12 रुपए तक जा सकता है। जी हाँ, कच्चे तेल में हमने देखा है कल भी 2% ऊपर था,
ग्लोबली मार्केट्स जब ट्रेड कर रहे थे उसके बाद हमने देखा अचानक से वहां पर फॉल आया, तो इंट्राडे में 5% की ऊपर से गिरावट देखने को मिली है। कच्चे तेल की गिरावट से केन इंडिया नीचे आएगा और आईओसी ऊपर जाएगा। ये कुछ आइडियाज हैं जो सुमित ने आज आपके लिए चुने हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज नजर बनाकर रखेंगे। इन सब पर बात होगी एक्सपर्ट से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त। हम सुमित बगड़िया, संदीप वागले, आशीष कुकरेजा और अब हमें तकनीकी राय देने के लिए simibhomik.com की सिमी भौमिक भी कार्यक्रम में शामिल हो चुकी है। सिमी जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले आपसे शुरुआत निफ्टी और बैंक निफ्टी की राय के साथ की जाए। क्या लगता है आपको, निफ्टी 8,000 और बैंक निफ्टी 17,000 फिर से छू सकता है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, बिल्कुल सही कहा। मुझे भी लगता है कि एक बार छूने का कोशिश जरूर करेगा। कल जितना बड़ा रिवर्सल मार्केट में दिखाया था, इनफैक्ट फ्राइडे का सेशन में आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था कि आज ही मैं एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है और मार्केट ने बिल्कुल निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल अगर देखेंगे तो 77 का लेवल को कितनी अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट दिया था। निफ्टी थोड़ा सा नीचे गया था पर जो हम लोगों का नीचे का निचला जो टारगेट था 7659 से 7650 वो रेंज नहीं छुआ। 7678 के आसपास लो बना के रिवर्सल दिया था। कल एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुला था। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग इनिशियल स्टेज में देखने को मिलेगा पर वैसा कुछ नहीं हुआ। पूरा दिन बाइंग स्ट्रेंथ मेंटेन था और फाइनली जाके भी निफ्टी एकदम डे हाई के आसपास क्लोज कर दिया था। अभी आज के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि निफ्टी का जो क्रिटिकल रेंज है वो 7725 से 7710 के बीच में है और मुझे लगता है कि आज का क्रिटिकल लेवल 7825 से 7810 के बीच में है और जब तक निफ्टी इस रेंज को होल्ड करेगा तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। 7770 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस इतना नीचे मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि 7775 के आसपास निफ्टी का 200 डेमा है और मुझे लगता है कि कोई भी डीप में अब इस 200 डेमा जो पहले लास्ट वीक ब्रीच हो गया था और रेजिस्टेंस बन गया था, अभी वो लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट बन जाएगा और कोई भी डीप में बाइंग करने का मौका ढूंढना चाहिए। आज के दिन के लिए या कल तक का टारगेट 7890 से 7920 का है। ये तो निफ्टी का मेरा टारगेट है और मुझे लगता है कि निफ्टी इस रैली में एक बार 7995 का लेवल भी छू सकता है आज कल में 2-1 दिन में। बैंक निफ्टी के लिए मैं सिर्फ ये कहूंगी कि 16,500 से 550 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है। अगर वो लेवल होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी जरूर 16,700 से 750 तक जा सकता है पर वहां पे एक प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है। अगर वो प्रॉफिट टेकिंग बहुत बुरी तरह से मार्केट को नीचे नहीं आता ले आता है तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेगा और फाइनली जाके 16,900 तक का टारगेट दिख रहा है। तो दोनों में बाइंग पोजीशन मेंटेन करेंगे, स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे। स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की राय निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। लेकिन कल एक स्टॉक जिसमें तेज गिरावट देखने को मिली थी नतीजे आने के बाद वो है HUL। वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स को लेकर बाजार में थोड़ी सी चिंता बन गई थी। आशीष, कैसे देखा आपने इन नंबर्स को और अब HUL में करेक्शन के बाद क्या खरीदारी के मौके हैं या अवॉइड लिस्ट में है? देखिए, अभी तो ये पूरा सेक्टर ही अवॉइड लिस्ट में है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वॉल्यूम अपसाइड तो थोड़ा टाइम एक्सपेक्ट करना गलत होगा क्योंकि ये ऐसे उन सेक्टर्स में आ गए हैं अब FMCG सेक्टर की आने वाले 5-6 महीने में मुझे कोई खास अपसाइड नहीं दिख रही है। अब हम सबको पता है कि काफी सारा जो अब रुझान है वो मॉनसून किस तरह से रहेगा, रूरल डिमांड पे बहुत फोकस रहने वाला है, पे कमीशन आने वाला है, उसके बाद क्या चीजें समझ में आएंगी। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक परफॉर्मेंस इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव ड्रामेटिकली एंड वी ऑल नो कि कंपटीशन ने कहीं ना कहीं कुछ सेगमेंट्स में और कुछ ब्रांड्स में काफी स्ट्रांग डेंट किया है। तो मैं तो इस पूरे सेक्टर में अभी कोई पोजीशन लेने की सलाह नहीं दूंगा। आई वुड वेट फॉर सम टाइम बिफोर आई गेट इनटू एनी ऑफ द FMCG स्टॉक्स फॉर नाउ। चलिए, तो FMCG शेयर में खरीदारी करने के पहले इंतजार करें। हालांकि मैक्रो लेवल्स पर चीजें थोड़ी सुधरती हुई दिख रही, लेकिन फिर भी थोड़ा इंतजार करने में हर्ज नहीं। JP एसोसिएट वायदा कारोबार का स्टॉक है। हालांकि खबरें आज इसके लिए नेगेटिव आती दिख रही है। दिल्ली की एक कंज्यूमर कोर्ट ने इन्हें जो इनके फ्लैट्स के जो इनके बायर्स हैं उन्हें 12% की पेनल्टी के साथ पैसा देने का आदेश दिया है, जो कि इसके लिए नेगेटिव कहा जा सकता है। अब स्टॉक वैसे तो है बहुत छोटी प्राइस का, लेकिन फिर भी कमजोर जरूर हो सकता है। सुमित, शॉर्ट करना चाहिए कैसे?
अनिल जी, अगर नेगेटिव न्यूज नहीं हो तो भी ये स्टॉक को शॉर्ट ही करना चाहिए। ये स्टॉक वीक है और कुछ बचा नहीं है, स्टॉक के अंदर दम नहीं है। अगर 8-9 रुपए के ऊपर कुछ जाता है तो फिर उसके बाद सोच सकते हैं कि डबल डिजिट में मुश्किल से आ जाए, बट फिलहाल वीक है। इमीडिएटली अगर देखेंगे तो 6 रुपए 90 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और यहां से शायद 6 रुपए और 5.5 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो कहने का मतलब स्टॉक वीक है, तेजी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सेल जरूर कर सकते हैं। अगर कोई सेल करता है तो 7 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये है राय बिकवाली की। जब भी मौका मिले बेचे जेपी एसोसिएट को। लेंगे एक और ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बाजार का पूरा एक्शन आपके लिए करेंगे तैयार। बताएंगे किस तरह की होगी रुपए की शुरुआत, क्योंकि 66 रुपए 58 पैसे पर हमने देखी है कल की रुपए की क्लोजिंग, एकदम शांत क्लोजिंग। एफआईएस के डेटा के दम पर क्या आज कुछ और मजबूती बन सकती है? दूसरा, एफआईएस की तरफ से ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरा, आपके लिए लेकर आएंगे साफ तौर पर स्टॉक 2020 का अपडेट। चौथा होगा प्री ओपनिंग सेशन, और इन सबसे बढ़कर 5 और आपका चौथा जैकपॉट शेयर, जिसका रहता है आपको इंतजार अब से कुछ ही पलों में इस छोटे से ब्रेक के बाद पहला सौदा में।